ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। और चलिए अब बात करते हैं संभागवार और सबसे पहले अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस खान। नागौर जिले के खिंवसर के आंकला गांव में 11,000 विद्युत केवी के तारों की चपेट में आने से 3 युवकों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। वहीं इस मामले में एक युवक का जोधपुर में उपचार जारी है। आज नागौर के जेएनएल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। आज कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और डिस्कॉम के अधिकारियों और मृतक के परिजनों के बीच हुई वार्ता के बाद शव परिजन लेने को तैयार हुए। इस पूरे मामले की डिस्कॉम उच्च स्तरीय जांच कराएगा। वहीं सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में सरकार की ओर से उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। आंकला के पास ब्राह्मणों की डाणी में कल देर रात्रि बिजली के करंट से हुए एक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलस जाने पर जोधपुर में उपचार जारी है। ये लोग खेत में काम करते समय बिजली के तारों को खींच रहे थे, तभी आंकला गांव के दिनेश, सुनील, कपिल, संपत लाल झुलस गए। संपत लाल का जोधपुर में उपचार जारी है। वहीं दिनेश, सुनील और कपिल तीनों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में खिंवसर उपखंड अधिकारी, नागौर वर्ताधिकारी सहित राजस्व महकमे के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और घटना की जानकारी ली थी। नागौर जिले में ये पहला मामला नहीं है जहां पर विद्युत तारों की चपेट में आने से कोई हादसा हुआ। हर बार जांच की जाती है और जांच कागजों में दब के रह जाती है। अब डिस्कॉम की उच्च स्तरीय जांच किस स्तर पर जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगी। जयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सत्यनारायण शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नो मास्क नो अभियान के बाद में जयपुर पुलिस ने भी इस अभियान को शुरुआत कर दी है। जी हां, जयपुर के परकोटे में आज से पूरे परकोटा इलाके के अंदर नो मास्क नो अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत तमाम वाहन चालकों को बिना मास्क के जयपुर परकोटे में एंट्री नहीं दी गई। इतना ही नहीं, जो वाहन चालक बिना मास्क के परकोटे में आ रहा था उनके चालान भी काटे गए, साथ साथ उनसे समझाइश भी की गई। माना जा रहा है करीबन 200 से अधिक आज चालान काटे गए हैं और साथ साथ ये अभियान करीबन 15 दिन तक बदस्तूर जारी रहेगा। पुलिस की माने तो आने वाले दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण की साइकिल को तोड़ने के लिए यह अभियान पूरे जयपुर शहर में चलाया जाएगा, जिससे इसके प्रति जागरूकता फैले। जयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहां से बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धारा 144 की पालना कराने के लिए जहां पुलिस कमिश्नर जोश मोहन मुस्तैदी से जुटे हैं, वहीं शहर और ग्रामीण इलाके में व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर करने के लिए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने कक्ष में चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर या अस्पताल में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसको लेकर अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन से भी तारतम्य बिठाए हुए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने संकेत भी दिए हैं कि यदि मास्क जनता नहीं लगाती है या फिर धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है तो निश्चित रूप से कोई सख्त कदम उठाना पड़ सकता है। ऐसे में जनता को भी समझना पड़ेगा। उधर राजस्थान मेडिकल रिव्यू सोसाइटी के सदस्य ललित सुराना ने जोधपुर के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं का जायजा लेने के साथ में अधीक्षकों से भी बातचीत की है और कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के आमजन से भी अपील की है कि वे मास्क लगाएं। यदि मास्क नहीं लगाते हैं तो कोरोना से नुकसान होने का साफ तौर पर खतरा है। उधर जिस तरीके से डीसीपी धर्मेंद्र सिंह और आलोक श्रीवास्तव अपने अपने क्षेत्रों में धारा 144 को लेकर कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं, समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में बेहतर परिणाम आ सकता है और लोग समझ सकते हैं कि कोरोना को भगाना है और उसके लिए खुद को भी कंट्रोल करना जरूरी है। सहयोगी संजय पारेख से बीकानेर संभाग की बड़ी खबर जानते हैं। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज पीबीएम अस्पताल में बनाए गए पोस्ट कोविड आईसीयू वार्ड का शुभारंभ किया। इस आईसीयू वार्ड में 20 मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है। इस आईसीयू वार्ड में वो मरीज भर्ती कराए जाएंगे जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, लेकिन उन्हें आईसीयू वार्ड में रखने की आवश्यकता है। इस आईसीयू वार्ड में
बेड सहित अन्य उपकरण और आधारभूत सुविधाएं संत पद्माराम कुलरिया परिवार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने उनका आभार भी जताया। तो वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पीबीएम अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नहीं, आज हमने यहाँ पे 2 दिन पहले एक वॉर रूम सेटअप किया था। हेल्प डेस्क पहले से थी, अब 24 घंटे का वॉर रूम यहाँ शुरू किया गया है, जिसके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी और 2 डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे की शिफ्ट में बैठाए गए हैं। और उनका कार्य ये है कि जो भी फीडबैक आता है या जो शिकायत आ रही है, चाहे वो किसी मरीज़ की हो, चाहे उनके परिजन की हो या किसी आम जनता की कोविड के संबंध में, उसको वो तुरंत उसका निराकरण करे। सुपर स्पेशलिटी सेंटर में बनाए गए वार रूम का भी जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अवलोकन कर यहां पर आने वाली शिकायतों के निराकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं 50 रुपये का स्टाम्प देकर कोविड-19 के मरीजों से मिलने की व्यवस्था को लेकर भी जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों और पीबीएम अस्पताल प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि वो सुपर स्पेशलिटी सेंटर सहित यहाँ पर कोरोना व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करे, ताकि कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की शिकायत ना हो। इस दौरान एडीएम सुनीता चौधरी, पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद सलीम और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसएस राठौड़ भी मौजूद रहे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से रुक करते हैं संभाग का, कोटा संभाग का यहाँ रुक करते हैं, जहां बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा जिले के इटावा उपखंड में हुई क्राइम की 2 बड़ी वारदातों के तार आपस में जुड़े हुए नजर आए हैं। बीते दिनों इटावा उपखंड में पुलिस पर फायरिंग के साथ ही बदमाशों की एक गैंग ने पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी थी और इससे कुछ देर बाद सवेरे एक और रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें पता चला कि एक घर में करीब 30 लाख की चोरी और नकबजनी हो गई है। एसपी ग्रामीण शरद चौधरी ने आज इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि बदमाशों की एक गैंग ने पहले इटावा उपखंड के करवार गांव में गिरीश नामा के घर में करीब 30 लाख की लागत के सोने चांदी की जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया और बाद में वारदात के समय भागते समय पहले तो पुलिस का नाका तोड़ा और बाद में पुलिस पर ही फायरिंग झोंक दी थी। बहरहाल इस पूरे मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस ने कंजर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की पड़ताल जारी है। इस भागदौड़ के उपरांत हम 4 मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं, जिनके की नाम क्रमशः विनोद पुत्र नीमचंद उर्फ निम्बा जाति कंजर उम्र 26 वर्ष, भूरिया पुत्र हेमराज उर्फ हेमा जाति कंजर, रघु सिंह पुत्र हरिराम जाति कंजर उम्र 35 साल और गजरालाल पुत्र शांतिया कंजर। ये सब एक ही जाति के हैं और एक ही गांव के आसपास के सब रहने वाले हैं। एसपी ग्रामीण शरद चौधरी के मुताबिक जो गैंग फिलहाल पुलिस की पकड़ में आई है वो कुख्यात झालावाड़ निवासी कंजर गैंग है, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती के कई जघन्य अपराधों के मामले पहले से दर्ज हैं। इस गैंग के फिलहाल 4 सदस्य पुलिस की पकड़ में आए हैं और जानकारी के मुताबिक करीब इतने ही सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में लूट में गई रकम की बरामदगी के साथ ही पुलिस दूसरे बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर भी कई खुलासे कर सकती है। भरतपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर के लोगों के लिए कभी जीवनदायिनी रही ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर इन दिनों मृत्युदायिनी में बदल चुकी है और हालात ये हो गए हैं कि जिंदगी से परेशान लोगों ने सुजान गंगा नहर को आत्महत्या करने का जरिया बना लिया है और अब ये नहर सुसाइड पॉइंट बनकर रह गई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने सुजान गंगा नहर का जब जायजा लिया तो नजर आया कि नहर का पानी पूरी तरह से विषैला हो गया है और शहर की अधिकांश गंदगी नहर में ही समा रही है। भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट के चारों तरफ बहने वाली ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर का पानी कभी इतना साफ हुआ करता था कि लोग घर के मंदिर में पूजा करने के लिए इस नहर का पानी ही उपयोग में लेते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं। सुजान गंगा नहर का पानी बेहद दूषित हो चुका है और इसे सेप्टिक टैंक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कई जगह से नहर की दीवारें टूट चुकी हैं तो कई जगह रेलिंग भी क्षतिग्रस्त होने से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिंदगी से परेशान लोगों ने नहर को आत्महत्या करने का जरिया बना लिया है और अब तक सैकड़ों लोग नहर में
छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने नहर की बदहाली को लेकर भरतपुर के नागरिकों से बात की तो उन्होंने नहर की खस्ता हालत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने कहा कि सरकार वैसे तो भरतपुर के लोगों को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखा रही है, लेकिन सुजान गंगा नहर की बदहाली को देखकर लगता नहीं कि भरतपुर की जनता का ये सपना कभी पूरा होगा। रियासतकालीन सुजान गंगा नहर की बदहाली को 35 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। हर बार नेता भरतपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जब तक ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर की हालत नहीं सुधरती है तब तक भरतपुर का स्मार्ट सिटी बनने का सपना अधूरा ही नजर आता है। फिलहाल तो ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर मौत की नहर बन गई है। पूर्व कैग राजीव महर्षि के पिता कमलकांत महर्षि का निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे। पीडब्ल्यूडी में पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता कमलकांत का अंतिम संस्कार कल किया गया। कमलकांत महर्षि के परिवार में उनके बेटे रिटायर्ड आईएएस राजीव महर्षि, उनकी पत्नी मीरा महर्षि, 3 पौत्र और पौत्र वधुएं हैं। कोरोना के चलते महर्षि परिवार ने पूरे एहतियात के साथ अंतिम संस्कार किया। इसमें परिवार के लोग और चुनिंदा आत्मीय जन भी शामिल रहे। कोरोना के कारण शोक सभा या टीए की बैठक भी नहीं रखी गई है। इधर कई ब्यूरोक्रेट्स आला अधिकारी ने उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना जताई। राजीव महर्षि पिछले रविवार से जयपुर ही थे और उनके अंतिम समय में साथ थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।